अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि जुडिशरी का है, वैसे पता ही होगा आप लोगों को, मैं थोड़ी सी रोशनी और डाल देता हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स के अंदर इसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज़म, और एक होता है आपका जुडिशियल रिस्ट्रेन। जुडिशियल रिस्ट्रेन और एक जो होता है वो आपका जुडिशियल ओवर रीचिंग। ये तीन टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, कई सारी कहानियां आपको समझ में आएगी इसके अंदर। एक और होता है जुडिशियल लेजिस्लेट। जुडिशियल लेजिस्लेट या जुडिशियल लेजिस्लेचर कह सकते हैं आप, दैट इज, ठीक है जी। एक ये हो गया, ये चार चीज़ें समझानी है मेरे को बस आपको। जो ये चार चीज़ें समझ गए तो फिर तो आप सब कुछ समझ जाएंगे आप, ठीक है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर नहीं समझा रहा आपको, मैं कोर्ट के लेवल पे समझा रहा हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या हो जाता है कि कोर्ट जब कहता है कि देखो भाई, हम ये मानते हैं कि देश में जो है हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ सबसे ऊपर है, हम भी मान के चलते हैं। लेकिन सबको इंसाफ तो तब मिलेगा ना जनाब जब केसेस हमारे पास पहुंचेंगे, जब केसेस हमारे पास हमारे इस चार दीवारी में पहुंचेंगे, जब जज के सामने रखे जाएंगे, तभी तो उन केसेस के ऊपर हम सुनवाई कर सकते हैं ना। जब केस ही हमारे सामने नहीं आएगा तो हम कैसे सुनवाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया कि कोई केस नहीं कर रहा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया कि मान लो कि मैं दिल्ली का एक नागरिक हूँ और बिहार के अंदर मान लो कि अगर कहीं पे कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, या वहाँ पे मान लो कि वहाँ पे लगातार जो है नदियाँ जो है, मतलब कि वहाँ पे कोसी नदी या आपका महापद्मा नदी जो है, वो सारी की सारी नदियाँ जो है, या आपकी बागमती या आपकी कमला नदियों से जो पानी निकलता है, उन सारी नदियों की पानी की वजह से जो है वहाँ के आम जो किसान हैं उनको बड़ा नुकसान होता है जो उस एरिया के हैं। और मैं उनकी सुनवाई के लिए यहाँ दिल्ली से बैठकर उनके लिए जो है लड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर कोर्ट में से यही बोलेगा, यही सवाल करता है कि भाई ना तो तू उस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्वॉल्व है जिसका केस हो रहा है, ना तो वहाँ का तू किसान है, ना तो तू वहाँ रहता है, और ना तेरा वहाँ से कोई लेना देना, तो फिर तो इसमें केस कर कैसे रहा है। अगर मान लो कि देश में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि देश में पॉल्यूशन अगर बहुत बढ़ रहा है और कोई अगर आवाज़ नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि मैं भी शांत हो जाऊँ। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डालना चाहता हूँ, या मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर केस डालना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू मेक दिस। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि फिर वही वाली बात, जब तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है केस से, तो तुम कैसे केस कर रहे हो। अब ये केस है, अब मैं ऐसे में क्या करूँ। उधर जो है पब्लिक परेशान है कि पब्लिक में से कोई जो है एक जिम्मेदार जो नागरिक है वो उठकर जो है लड़ नहीं पा रहा, और इधर जो है कोर्ट परेशान है कि हम जो है हम इस चार दीवारी के सामने हमारे पास केस नहीं आ रहा जब तक, तो हम सुनवाई नहीं कर पा रहे। दोनों तरफ मामले हैं। ऐसे में क्या हुआ कि 1970s के टाइम पे, अगर मैं आपको बताऊं सही मायने में, हालांकि 1970s के टाइम पे नहीं, 1970s के टाइम पे नहीं, मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसा चल रहा था देश में, हर जगह पे चल रहा था ये विवाद। तो ऐसे में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही कि भाई हम जो है वो लोगों को ये इजाज़त देते हैं कि वो लोग क्या करें। वो लोग जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में, अगर कोई दूसरा कोई केस करना चाहता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व नहीं भी है ना, वो अगर केस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कोर्ट ने अपनी तरफ से जो है ये प्रोविज़न जो है लोगों के आगे रखा कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप कोई लिटिगेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपके पास इसका पूरा अधिकार है। और ऐसा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार किया था जो कुछ भी है, या सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा किया। इससे पहले, आज़ादी से पहले भी इसके ऊपर बहुत बार हुआ ये सब कुछ। जैसे कि पहला जो इसको बेसिकली जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जो आपका मुकदमा करते हैं या जो केस करते हैं, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर आप चाहे, आप उस केस से रिलेटेबल नहीं है, लेकिन आप पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर आप चाहते हैं केस करना, तो आप कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसे।
और ये कहता है कि कोई भी एक इंसान, कोर्ट कहता है कि कोई भी एक इंसान ये केस कर दे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर, हम उस केस को एंटरटेन कर देंगे। जो हम उस केस को एंटरटेन कर देंगे तो उस चीज़ के ऊपर काम हमारा हो जाएगा जिस पे हम काम करना चाहते हैं, इस कोर्ट के दायरे से बाहर निकले बिना। तो कोर्ट के दायरे के अंदर रहकर भी दायरे से बाहर निकलना जो है, थोड़ा सा टेक्निकल समझिएगा ये लैंग्वेज क्या है, कि कोर्ट के अंदर रहकर भी कोर्ट से बाहर है, इसी पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। कि जुडिशरी जो है वो सिर्फ जुडिशरी के अंदर ही एक्टिव नहीं है, बल्कि जुडिशरी के बाहर भी, उस जुडिशियल जो आपका प्रेमाइसिस है, उस प्रेमाइसिस से बाहर भी जो है जुडिशरी एक्टिव है। इसी को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और किसके माध्यम से होता है? पीआईएल के माध्यम से होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी जिम्मेदारी आप पे दे दी गई है कि आप पीआईएल फाइल करें। कोर्ट उन केसेस को भी सुनेगा जिस केस के अंदर जिस पर्सन ने केस किया है वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं भी है, तब भी हम उसका जो है ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, इसलिए जो है वो इंसान केस कर रहा है। अगर ऐसा कोई केस होगा तो हम इसको ले लेंगे। और किसके अंदर इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना। पीआईएल ले लेंगे, ध्यान रखेंगे। पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको ये बताते हैं कि जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है वो आपका जस्टिस आपका कृष्ण अय्यर ने इंट्रोड्यूस किया था या आपका पीएन भगवती ने। ये बात सच है, ये बात सच है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भाई आपका पीएन भगवती जो है दिस इज द क्या कहते हैं मतलब पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्या कहते हैं मतलब कि एक्टिविज्म, बट ये इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ। मतलब कि उनसे पहले भी, हालांकि वो बात है कि बाद में उन्होंने जो है काफ़ी इसको जो है एक्टिव कर दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म में पीआईएल को काफ़ी एक्टिव कर दिया, लेकिन उससे पहले भी कई बार हुआ। जैसे कि पहला पीआईएल जो आया था वो आपका जैसे देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले आपका पहला पीआईएल दिया था, उसमें जस्टिस मोहम्मद हुआ करते थे। 1893 की बात है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले एक पीआईएल जो है लॉन्च किया था, मतलब कि एक्सेप्ट किया था। द फर्स्ट पीआईएल जो आया था आपका, फर्स्ट पीआईएल जो आपका आया था वो आपका 1893 के अंदर आया था। उस टाइम पे हुआ करते थे जस्टिस, आपके जस्टिस मोहम्मद हुआ करते थे, आई थिंक जस्टिस मोहम्मद या जस्टिस महमूद। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हैं जस्टिस महमूद हुआ करते थे, जस्टिस महमूद। तो सबसे पहले जो है अगर आप देखेंगे सही मायने में कि अगर पीआईएल की शुरुआत इन्होंने किसी ने की थी तो दैट वाज दिस पर्सन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने जस्टिस महमूद, इन्होंने पहली पीआईएल को एक्सेप्ट किया था 1893 के अंदर सबसे पहली बार। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, और एक और है आपका आर्थर सिल, एक तो ये इतने वाहियात नाम होते हैं। आर्थर जो है लेसिंगर है। अब वो आप उसको चैलिस सिंगर पढ़ेंगे, आप वो आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लोग जैसे प्रोनाउंस कर सके, ठीक है। ARTHUR, ठीक है, दिस इज द नेम स्लिसिंगर। अरे यार व्हाट अ डिफिकल्ट नेम इट इज। ओके, दिस इज ये ई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थर सेलिसिंगर ऐसा कहा जाता है पहले। उसके बाद ये केस आया था आपका, ये भी आज़ादी से पहले का ही है, ये लगभग आपका बिल्कुल आज़ादी से जस्ट पहले का केस होता है, 1947 का केस है। तो जो सबसे पहले जो पीआईएल इंडिया के अंदर आया वो आपका 1893 के अंदर आया, जस्टिस महमूद लेके आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ये जस्टिस मतलब कि बेसिकली जज थे, इन्होंने पहली बार पीआईएल को अलाउ किया था। उसके बाद आपका मैंने आपको बताया अभी आर्थर सिलिसिंगर का आपका केस है 1947 का। इस केस के अंदर पहली बार जो है पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो अगर आप बोलेंगे पीआईएल जो अगर आया था तो वो आपका हुस्नेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का आया था आपका। हुस्नेरा खातून, देखो अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि पीआईएल जो है पहली बार मतलब आपका जो है चलन में था, वो इससे पहले भी आता था। वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। और इसमें कई सारे ऐसे केसेस हुए जिस केसेस के अंदर क्या हुआ कि आपका जो है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो है लोगों ने केसेस किए और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया। और कोर्ट ये बात बताना चाह रहा है इन केसेस को एक्सेप्ट करके कि हम जुडिशरी के अंदर बैठकर, जुडिशियल प्रेमाइसिस के अंदर बैठकर ही एक्टिव नहीं है, बल्कि जुडिशरी जो है वो जुडिशियल प्रेमाइसिस से बाहर रहकर भी एक्टिव है। इसी को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना, ध्यान रखिए। कोर्ट के दायरे से भी क्या है, बाहर चलना या चलाना, कोर्ट के दायरे से बाहर काम करना,
दैट इज व्हाट, दायरे का मतलब ये नहीं, अभी मैं आपको बात बताऊंगा जो कुछ भी है, अभी धीरे धीरे चलेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पीआईएल आया था जस्टिस महमूद के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट किया था। दूसरा आर्थर सेलिसिंगर ने जो एक्सेप्ट किया था 1947 में, उसका हुस्नेरा खातून वर्सेस आपका जो है स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका 70s के टाइम में जस्टिस आपका जो है वी.आर. कृष्ण अय्यर, जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, इनका तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। और एक है जस्टिस पी.एन. भगवती, ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन, ये दोनों के दोनों, इन लोगों ने जो है आपका क्या किया था, हिंदुस्तान के अंदर जो है सही मायने में पीआईएल को जो है दोबारा से अगर जिंदा किया था 1947 के बाद। देखेंगे 1947 में आपका हुसैरा खातून का केस आया स्टेट ऑफ बिहार के साथ, जो है वो लगभग इसी टाइम का था, 1950 से 60 के बीच का है। उसके बाद 10-15 साल बाद दोबारा जिसने एक्टिव किया और पीआईएल को कह दिया कि हाँ भाई अब से जो है पीआईएल जो है इंडिया के अंदर उन सारे केसेस को देखिएगा जिन केसेस के ऊपर जो है कोई सवाल नहीं उठा पा रहा या कोई सवाल नहीं मतलब कि जो है ले रहा। और क्यों, ऐसा क्यों, दैट इज अ क्वेश्चन बिफोर अस। ऐसा कैसे होगा सर, होगा कैसे? पीआईएल आखिर फाइल करेगा कौन? पब्लिक में भी कोई पब्लिक में जो है वो करेगा कौन? और दूसरी बात यह है कि पीआईएल फाइल करने से पहले सर मुझे इतना तो बताओ कि आपका जो है ये पीआईएल फाइल करना क्यों है। तो इसका और भी अगर हम डिटेल्ड तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रीजंस है पीआईएल को फाइल करने में या आपका जुडिशियल एक्टिविज्म में। पहली बात तो देखो सर, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, जनता अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तो हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अगर पॉल्यूशन के ऊपर सरकार कोई अच्छे प्रावधान नहीं लेके आ पा रही, जनता जो है पॉल्यूशन के प्रति एक्टिव नहीं है या वो इसके प्रति सेंसिटिव नहीं है, तो क्या कोर्ट भी हाथ पे हाथ धरे बैठे जो है कोर्ट के अंदर बैठा रहे, कोर्ट अपना काम ना करे? तो पहली चीज़ तो ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद दिलाने के लिए, जनता को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद दिलाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम इस चीज़ को ला सकते हैं, दैट इज़ पीआईएल। पीआईएल क्या करेगा, लोगों को कंसिडरेशन में लेके आएगा। सेकंड थिंग इज व्हाट, जुडिशियल एंथेसिज्म। जुडिशियल एंथेसिज्म क्या है? जुडिशियल एंथेसिज्म का मतलब हो गया कि जुडिशरी ये कहना चाहता है कि अभी इंसाफ जिंदा है, ठीक है, अभी इंसाफ जिंदा है। अगर मान लो कि सरकार अगर किसी चीज़ पे काम नहीं कर रही, अगर कोई और जो है प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो कोर्ट अभी जिंदा है और कोर्ट जो है इस फैसले को उठा सकता है, इस मसले को उठा सकता है। तो कोर्ट जो है अपना एंथेसिज्म, अपना जो जोश है उसको दिखाकर जो है आपका जो है पावर में लेके आना चाहता है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, कोर्ट की जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। जैसे कोर्ट की, जैसे आपको मैंने बताया आर्टिकल 129 है। आर्टिकल 129 क्या कहता है कि कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला जो है वो क्या है, दैट इज मापदंड है अपने लिए, मतलब नज़ीर है अपने लिए कि भाई मानना ही पड़ेगा सबको। एक आर्टिकल है आर्टिकल 141, कहता है कि भाई सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा। एक आर्टिकल 142 है, देश के किसी भी अथॉरिटी के सामने जो है इन्फोर्स्ड हो जाता है उनका ऑर्डर और डिक्री जो सुप्रीम कोर्ट देता है। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो मानना ही पड़ेगा जनाब। तो ये भी दिखाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, सुनी लो बात को। फिर एक है आपका, जैसे एक हो गया आपका लेजिस्लेटिव वैक्यूम। अरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, आप ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्या है, मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कानून ही नहीं है, कानून ही नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। अब ऐसे में क्या करे, मतलब समझ लो कि पार्लियामेंट ने उसके ऊपर लॉ ही नहीं बनाया, एग्जीक्यूटिव उस पर काम कर ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि अगर हम किसी को सजा दे तो देख कैसे सर, इसका तो कोई काम ही नहीं है, मतलब इसका तो कोई कानून ही नहीं है। कानून मतलब कि एग्जीक्यूटिव के कान में बात जाएगी तभी ना जब कानून होगा उसके लिए। कानून ही नहीं है सर, पार्लियामेंट ने कानून ही नहीं बनाया। आप कानून बना दो, हम फॉलो करवा देंगे, क्या दिक्कत है? अपने पास तो है, अच्छे अच्छे डंडे पड़े हैं हमारे पास, एक से एक क्या कहते जो है आपके अधिकारी हमारे पास, कर्मचारी हैं, एक से एक पुलिस में भरे हुए लोग हैं हमारे पास। मिनट से पहले हम कानून का पालन करवा देंगे, जरा कानून तो बना दो। अब जुडिशरी के हाथ में कानून बनाना तो है नहीं, ये भी एक बवाल है। और पार्लियामेंट से कानून बनाने के लिए बोलेंगे तो कानून बनाने में वो लगा देगा लंबा समय। तो तब तक के लिए क्या कर सकता है कोर्ट जो है, वो डायरेक्शंस के तौर पे जो है गाइडलाइंस इशू कर सकता है।
और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा पार्लियामेंट को भी ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि फटाफट कानून बनाओ इस चीज़ पे जिस पे कानून नहीं है। लेजिस्लेटिव वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या है? खालीपन है भाई, कानून लेके आओ। तो पार्लियामेंट को क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि कानून बनाओ, और तब तक के लिए क्या कर सकता है? अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू कर सकता है PIL के अंदर। बेस्ट एग्जाम्पल 1997 के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर जो है एक सरकारी कर्मचारी थी, महिला थी, जिसका नाम था बनवारी देवी। नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन क्या करूं, आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा मेरा काम हो गया है, ठीक है, कुछ चीज़ों में। बनवारी देवी नाम की महिला है, ये राजस्थान के अंदर जो है ये काम करती हैं और सरकारी महकमे के लिए काम करती है। इनका काम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप स्कीम के लिए काम करना। दहेज प्रथा जो राजस्थान में बहुत बड़े चरम पे थी एक ज़माने में, आज भी कई जगह पे है, ठीक है, आज भी इन सब चीज़ों को डिनाई थोड़ा कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान इंडिया का सबसे प्यारा स्टेट है, मतलब अगर आप सही से देखोगे, अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा क्या हो गया कि थोड़ा पॉलिटिकल इशू की वजह से सेंटर से जुदा जब भी कोई स्टेट हो जाता है ना, मतलब कि उसमें स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट में उसकी सरकार नहीं होती जो सेंटर में है, तो विवाद वहाँ होता ही है। लेकिन आप वरना उससे पहले अगर आप देखेंगे, राजस्थान इतना प्यारा स्टेट है, कोई विवाद नहीं सुनेंगे आप राजस्थान के बारे में। देश के हर जगह पे कोई ना कोई विवाद, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन राजस्थान सबसे पीसफुल स्टेट है। लेकिन इस मामले में राजस्थान को काम करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार, वो जो उसके लिए जाते हैं, क्या कहते हैं यार, कौन सा मंदिर होता है, एक तो दिलवाड़ा का मंदिर है राजस्थान में, एक वो कौन सा बालाजी का मंदिर है यार, महेंद्रपुर बालाजी राजस्थान में है। अरे एक और है यार, जैसे वृंदावन की तरफ बस जाती है वैसे एक और उसके लिए बस जाती है, नहीं याद आ रहा क्या, पता नहीं कौन सा था। खाटू श्याम कहाँ है? खाटू श्याम तो वही है ना, है खाटू श्याम राजस्थान में तो है। अरे बाबू, मैं ले गया उधर घुमा के खाटू श्याम। ऐसे मैं भी नहीं आऊँ लेकिन मैं जाऊँगा तो फिर तेरे को भी ले लूँगा यार। खाटू श्याम चलेंगे, राजस्थान में ही है, बड़ी मस्त जगह है, मैंने सुना बड़ी प्यारी जगह है। तो राजस्थान में काम करती थी वो, ठीक है, और दहेज प्रथा के ऊपर जो है रोक लगाती थी, और बाल विवाह, सबसे खासकर बाल विवाह तो पहले होता ही था। ऐसे भी पहले वो एक शो आता था, क्या नाम था उसका, बालिका वधू, वो भी राजस्थान पे बेस्ड था, है। दहेज प्रथा को भी टॉप पे लेके आने वाले राजपूत ही थे। राजपूतों ने ही जो है दहेज को इतना प्रमोट कर दिया कि भाई देश भर में एक प्रथा बन गई, बेटी विदा करो तो ऐसे करो वरना करो ही मत। इन्होंने चलाया, राजपूतों ने दिल पे ले लिया बिहार वालों ने बिहार वालों ने कहा कि भैया तू बस तेरा हो गया काम, बाकी हम देख लेंगे वहाँ पे तो डायलॉग है, मतलब डायलॉग क्या है यार, वो तो थोड़ा अलग डायलॉग था बेसिकली मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी अक्सर ज़्यादातर जो है बिहार में इसके करने का पीछे एक चलन ये भी बताते हैं कि सरकारी नौकरी है, इसका मतलब दहेज अच्छा है, दहेज अच्छा मिलेगा जो कुछ भी है। इसे कहते हैं सरकारी नौकरी करेंगे तो सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी ये बिहार का एक डायलॉग है, दैट इज़। तो 1997 के अंदर क्या हुआ कि बनवारी देवी जो है वहीं पे काम करती थी, और उनको एक टिप मिल गई कि एक जगह पे जो है कोई कुछ मतलब समुदाय के लोग जो हैं इकट्ठा है और शायद वहाँ पे शादी हो रही है, और शादी के अंदर बाल विवाह हो रहा है। बस बनवारी देवी को ये खबर लग गई, बनवारी देवी जो है पूरा अपना जो सिस्टम था वो लेकर साथ में चल पड़ी। और बताते हैं कि अकेले थी और बाकी एक दो लोग थे साथ में, लेकिन अकेले दम पर जो है, और जमींदार की शादी थी वहाँ की किसी, और अकेले दम पे वो पूरे के पूरे जमींदारों से भिड़ गई, पूरे समाज से भिड़ गई कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन मेरी नज़रों के सामने दहेज, मतलब कि मेरी नज़रों के सामने बाल विवाह तो मैं होने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। और भाई साहब होने नहीं दिया उसने बाल विवाह। और हैरानी की बात ये नहीं थी, हैरानी की बात ये कि एक महिला जो है, एक छोटी सी बच्ची जिसके पढ़ने की उम्र है, जिसके लिखने की उम्र है, जिसके कुछ सीखने की उम्र है, जिस लड़के की भी कुछ सीखने लिखने की उम्र है, अभी वो जिम्मेदार भी नहीं है,
ऐसे लड़की और ऐसे लड़के के लिए, ऐसे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रही है, और उनके सामने पूरा समाज खड़ा है उस बनवारी देवी के सामने कि भाई नहीं, तू कौन होती है हमारे शादी के बीच में टांग लगाने वाली, शादी होके रहेगी है। और बड़ी बड़ी महिलाएं, मतलब बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष, जो कुछ भी है, और जमींदार घराना, और वो 5 6 6 4 4 5 भाई थे, और ऊपर से उसका उनका जो पिता थे वो तो भाई साहब एक नंबर का, वो तो और भड़क भड़क के बोल रहा कि अच्छा बनवारी है। बट बनवारी देवी वॉज वेरी ब्रेव विमेन। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बस की नहीं, मेरे सामने करके दिखा दो तुम। पुलिस बुलवाई, बाकायदा अरेस्ट करवाया, बाल विवाह रुकवाया और जेल पहुंचवाया अकेले दम पे। 1997 का केस है। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो जेल गए तो फिर भैया बेल पे वापस आए गए, जो कुछ भी है इसमें कौन सा कहाँ ज़्यादा कुछ होने वाला था, ऊपर से जमींदार है, पैसा ऐसे ही अच्छा खासा था। बाहर आने के बाद 3 या 4 वो लोग, मतलब बेटे थे और बाप खुद था, 5 लोग, 5 के 5 लोगों ने रास्ते में जाते हुए बनवारी देवी को रास्ते से उठा लिया। अब 5 के 5 बाप और सब बेटों ने मिलकर जो है साथ में एक साथ क्या कहते हैं, सब ने मिलकर जो है ग्रुप, मतलब कि गैंग रेप किया, जो कुछ भी है, मतलब सामूहिक बलात्कार। इस हद तक भी मामले हुए हमारे देश के अंदर। उसके बाद बनवारी देवी का चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। अभी तक तो चैप्टर 1 में थी वो, अभी तक तो उनकी ब्रेवरी की कहानी एक जगह पे थी। दूसरी कहानी उनकी स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट्स इन हाउ मच टाइम वी हैव। काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर 2 स्टार्ट होता है।